नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। ताउते तूफान से मुंबई के समुद्र में जो जिंदगियां संकट में पड़ गई थी, उनमें से 188 लोगों की जान को नौसेना ने बचा लिया है। बार्ज से नौसेना ने 22 शव भी बरामद किए हैं। अभी भी 63 लोगों के लापता होने की खबर है। जो लोग बचाए गए वो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। आखिर उफनते समुद्र के बीच कैसे हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाए गए लोगों की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। जीने छोड़े को अब ये मुश्किल था ना कि अब बचना बहुत मुश्किल है। ये हम लोग 5-6 घंटे पानी में तैरे। उफनते समंदर के बीच जब बचने की तमाम कोशिशें हारने लगी थीं, डरावने तूफान के बीच जब जिंदगी की उम्मीदें टूटने लगी थीं, ऐसे मौके पर देवदूत बनकर आए नौसेना के जवान, जिन्होंने न सिर्फ खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में समंदर में फंसे इन लोगों को बचाया, बल्कि उन्हें सही सलामत मुंबई हार्बर तक पहुंचा दिया। युद्धपोत आईएनएस कोच्चि हार्बर पर पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं आईएनएस कोच्चि पर से ये जो तमाम लोग शिप से बाहर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बार्ज पर सवार थे, बार्ज 305 पर कार्यरत थे। ऐसे 261 लोग उस बार्ज पर फंसे हुए थे, जिनके फंसे होने की जानकारी मिली, जान पर बनाई थी, जिनकी मदद के लिए इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिस दिन तूफान आया था उस दिन दोपहर 2 बजे आईएनएस कोच्चि समुद्र में रवाना हुआ। लगभग मुंबई हार्बर से 65 किलोमीटर की दूरी पर घटनास्थल पर आईएनएस कोच्चि पहुंचा। आईएनएस कोलकाता युद्धपोत पहुंचा और वहां राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी संघर्ष के बाद, खराब मौसम के बीच, जब 10 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही थी, 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, इस चुनौती भरे माहौल में तूफान के बीच इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। और ये वो लोग हैं जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया और अपने आईएनएस कोच्चि जहाज पर लाया। 125 लोग हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया था। ये वही लोग हैं जिनको अब शिप पे से बाहर भेजा जा रहा है। इन्हें खाने फूड पैकेट दिए गए हैं और 2 दिनों तक इंडियन नेवी ने पूरा ख्याल रखा था। उनको मेडिकल असिस्टेंट दिया था, उनके खाने पीने का ख्याल रखा था। जिन लोगों को चोट पहुंची थी उनका ख्याल रखा गया था। ये सभी लोग मुंबई के समंदर में फंसे बार्ज P305 में कल तूफान में घिर गए थे। उस पर कुल 261 लोग सवार थे। घंटों घंटों तूफान में घिरे इन लोगों के लिए वो पल किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हालत तो बहुत खराब थी, क्या बोलूं। इंडियन नेवी ने किस तरह से मदद की आप लोग की? इंडियन नेवी हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। कैसे भी रात में हम लोग 2 बजे रात में हमको उठाया, उधर से पानी में 10, 11, 12 घंटे घूमते रहे, कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा। समुद्र में आप 12 घंटे तक थे, क्या स्थिति थी, हालत क्या थी समुद्र में? हम लोगों ने जीने छोड़े को अब ये मुश्किल था ना कि अब बचना बहुत मुश्किल है, तो उम्मीद ही छोड़ दी थी हम लोगों ने कि हम लोग बच पाएंगे। अब कैसे उन लोगों ने बचाया वो जानते होंगे। ये हम लोग 5-6 घंटे पानी में तैरे और तैरने के बाद पता नहीं बेहोश हालत में हम लोग पाए गए और रस्सी गिराए, रस्सी में उठाया, रस्सी से मेरा ये हाथ देखिए कट गया, अभी तक घाव हो गया। और उसके बाद फिर ऊपर गए। ये लोग खुशकिस्मत रहे कि जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तभी इन्हें नौसेना के जाबाजों ने रेस्क्यू कर लिया। इसीलिए मौत के मुहाने से वापस लौटे इन लोगों के जज्बात आंसुओं के जरिए फूट पड़े। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। ये किन हालातों में हुआ, इसे आईएनएस कोच्चि के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन सिक्योरा की जुबानी आपको सुनाते हैं। साइक्लोन जब आता है तो किसी भी जहाज के लिए समुद्र में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी। और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमेंट के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। समंदर में जो लोग तूफान में फंस गए थे, उनमें ओएनजीसी के कर्मचारी भी हैं। इनमें से एक संदीप सिंह ने तो 16 से 18 घंटे तक संघर्ष करने के बाद जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी।
इनके टूट गए तो बाज अपना तैरने लगा। बाज तैरने लगा तो उसने एक अनमैन प्लेटफॉर्म पे जाके टच कर दिया, ठोक दिया पीछे स्टारबोर्ड पैर में ठोकने से पानी उसके अंदर भरने लगा और इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था, वेदर इतना रफ था कि चारों तरफ से पानी आ रहा था। हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि उसको रोक सके पानी। ताउते तूफान के दौरान ये लोग ओएनजीसी के बार्ज P-235 पर फंस गए थे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बार्ज है क्या। दरअसल समंदर में काम करने के दौरान कर्मचारियों के रहने के लिए जो इंतजाम किया जाता है उसे ही बार्ज कहते हैं। बार्ज में कोई इंजन नहीं होता है, इसे दूसरे जहाज खींच करके ले जाते हैं। तूफान के बीच समंदर की ताकतवर लहरों के सामने बार्ज डगमगा गए और उसमें सवार 273 जिंदगियां डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए नौसेना ने मोर्चा संभाला। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और अब रुख करते हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय का, जो मुंबई में मौजूद है। मृत्युंजय, जिस तरीके से आप जानते ही हैं 22 लोगों की मृत्यु की खबर है और 63 के करीब लोग लापता हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और नेवी ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक थोड़े भी संकेत किसी के मिलने, बचे रहने के, मिलने के या फिर जो किसी के अगर निधन हुआ है तो उस बॉडी को जब तक रिकवर समुद्र से नहीं किया जाता है तब तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, ये नेवी द्वारा कहा गया है। और 22 जो डेड बॉडीज हैं, शव हैं, वो हार्बर पर लाए गए हैं, यानी कि INS कोची जो जहाज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें ही शव लेकर आए गए हैं। और भी शव बरामद किए गए हैं समुद्र से। जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के जरिए कि 34 डेड बॉडी बरामद की गई है। कुछ डेड बॉडी अभी भी जो घटनास्थल यानी मुंबई से 65 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पे शिप पे हैं और जैसे जैसे शिप जो है हार्बर पर आएंगी उन पार्थिव शरीरों को भी हार्बर पर लाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रही बात रेस्क्यू की, आपको बता दें कि 261 लोगों में से 185 लोगों को बचाया गया है। 188 का आंकड़ा नेवी ने दिया है। दरअसल ये जो 3 आंकड़े और बढ़े हैं ये एक टग बोट के भी बचाए हुए लोग हैं, जिनको मिलाकर 188 का आंकड़ा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर बेतवा जैसी शिपें हैं, कोस्ट गार्ड की हेलीकॉप्टर्स लगातार गश्त लगा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर हैं, सीकिंग हेलीकॉप्टर, उसकी मदद ली जा रही है, वो गश्त लगा रहे हैं। तो प्रयास जारी है कि अभी भी दूर तक दायरा बढ़ाकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए ताकि मददगार हो सके और जो अभी भी समुद्र में लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए। ये जानकारी मिली कि INS कोची यहां से एक बार फिर से मुंबई हार्बर से रवाना होगा और वहां स्पॉट पर जाएगा 65 किलोमीटर दूर और इस सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनेगा। INS कोलकाता शिप मुंबई हार्बर पर पहुंचने वाला है, आने वाला है और उस पर भी कुछ डेड बॉडीज आ रही हैं, ऐसी भी जानकारी हमें मिल रही है। बार्ज 305 की मैं बात करूंगी मृत्युंजय, और लगातार सुबह से ही हम ये बात कर रहे हैं कि जब मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी 24 घंटे पहले इस तरीके के तूफान की, तो वहां से मजदूरों को निकाला क्यों नहीं गया था? क्या इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास, क्या कोई शिकायत दर्ज की गई हो? क्योंकि जिस तरीके से ये जिंदगियां गई हैं, किसी ना किसी की तो जवाबदेही जरूर बनती है। बिल्कुल शोभना, निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है। देखिए, ONGC एक पेरेंट जो काम करती है वहां पर रिग पर, ONGC के अंतर्गत अलग अलग काम बांटे गए हैं थर्ड पार्टी के तौर पर। एफकॉन नाम की कंपनी है। एफकॉन नाम की कंपनी कर्मचारियों को रिक्रूट करती है और एफकॉन नाम की कंपनी के ही कर्मचारी ONGC के लिए रिग पर काम करते हैं। तो ये जो एफकॉन कंपनी के कर्मचारी हैं वही हैं जो हम तस्वीरों में जिन्हें दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू करके लाए गए हैं। इसके अलावा और भी कंपनियां होती हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये सभी कंपनियां मिलकर ONGC के लिए काम करती हैं। कहीं न कहीं सभी को पता था कि तूफान आने वाला है, तो जिम्मेदारी एफकॉन कंपनी की बनती है, ONGC की बनती है, अन्य जो कंपनियां हैं उनकी बनती है कि वो बता सकें कि तूफान आ रहा है और सुरक्षित शोर पर सबको लाया जाए। पिछली साल जब निसर्ग तूफान आया था तब ये कदम उठाया गया था। ONGC पर काम करने वाले कर्मचारियों को शोर पर ला दिया गया था। क्या इस बार असेसमेंट में गलती हुई? किसका कॉल था कि इस जहाज पर बने रहना है? किसका कॉल था कि कर्मचारियों को यहां से नहीं हटाना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि क्या अभी तक कोई पीड़ित परिवार या स्रोत ढूंढने वाले लोग आए हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं 261 लोग, इसमें से अधिकतर लोगों के परिवार दूसरे राज्यों में बसे हुए हैं। अभी मुझे थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि केरला से
30 से अधिक लोग जो थे वो इस ओएनजीसी के लिए काम करते थे एफकॉन कंपनी के जरिए। तो उनकी सूची अभी तक मिल पाई है कि वो लोग क्या, ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या वो लोग सुरक्षित हैं, वो रेस्क्यू किए गए हैं। यानी अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर काम करते थे, तो उनके परिवारों को अभी तक ये भी सूचना नहीं है कि उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं या उन किस स्थिति में है। तो जब तक ओएनजीसी या एफकॉन कंपनी ये स्पष्ट नहीं करती नाम जाहिर करके कि ये कर्मचारी सुरक्षित है या इन कर्मचारियों की तलाश हो रही है, तब तक इन परिजनों के लिए भी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो मृत्युंजय हमें यही जानकारी दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी है। 22 शव मिल चुके हैं और 63 लोग अभी भी लापता हैं। उन्हीं को बचाने की पूरी कोशिश नौसेना की। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में तूफान से तबाही का जायजा लिया। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद समीक्षा बैठक की और तूफान से नुकसान की जानकारी दी। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही गुजरात के लिए रवाना हुए थे। ताउते तूफान ने जिस तरीके से गुजरात में तबाही मचाई, उसी का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। 45 लोगों की जान चली गई इस ताउते तूफान के चलते हुए। और पीएम मोदी ने तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। तमाम जो आला अधिकारी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनके साथ बैठक की। जानकारी राज्य सरकार के द्वारा दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरीके का नुकसान हुआ है, क्या जरूरतें हैं अब राज्य सरकार की, क्योंकि 45 जिंदगियों का जाना एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। और इस तूफान की आशंका पहले से जताई गई थी। ये कहा जा रहा था कि इसकी तीव्रता कम हो जाएगी जब तक ये गुजरात पहुंचेगा, लेकिन वहां भी इस ताउते तूफान ने तबाही मचाई है। 45 जिंदगियों को लील गया ये तूफान। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई दौरे के जरिए ये कोशिश की कि जान सकें कि कितना नुकसान हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार। तो एक जिसे कहा जाए कि एक उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और अहमदाबाद में समीक्षा बैठक की। जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दशक से ज़्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, कोने कोने से वाकिफ़ हैं। वहाँ के लोगों के लिए जो उनका कहा जाए कि एक कंसर्न है, जो जज्बा है, ये इन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो खुद आज पहुँचे, हवाई सर्वेक्षण किया पूरे इलाके का। जो भी तूफ़ान पीड़ित जो समस्याएँ पैदा हुई तूफ़ान पीड़ितों के लिए, उसका उन्होंने आकलन किया। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी उनके साथ मौजूद थे। ये उस समय की तस्वीरें जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। और ये बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। रौनक पटेल एबीपी अस्मिता के संपादक हमसे जुड़ रहे हैं। रौनक पटेल, क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक में, क्योंकि ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। 45 लोगों की जान गई है इस तूफान के चलते। देखिए, प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई उसके बाद प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि जो मरने वाले लोग हैं, यानी कि जो मृतक है, उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ में जो अफेक्टेड लोग हैं, साइक्लोन से अफेक्टेड लोग हैं, उन्हें 50,000 रुपया सहायता दी जाएगी। अभी भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। जैसे राज्य सरकार की मीटिंग पूरी हुई, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं बैठक करने के बाद, और उसके तुरंत बाद का ये ट्वीट है। आपको ट्वीट से पता चल जाएगा, क्योंकि मीटिंग का मकसद भी यही था कि नुकसान का आकलन किया जाए। हालांकि स्टेट के लिए, यानी कि गुजरात सरकार, गुजरात और गुजरात के लोगों के लिए केंद्र की ओर से क्या कुछ सहायता दी जाएगी उसकी घोषणा होनी बाकी है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव ने पूरा ब्यौरा दिया है कि किस प्रकार से जान हानि हुई है, किस प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, कितना फसलों को नुकसान हुआ है, कितने निजी प्रॉपर्टियों को नुकसान हुआ है, कितनी सड़कों को नुकसान हुआ है, बिजली बोर्ड को कितना नुकसान हुआ है। ये सभी बातें जो है सरकार ने रखी है प्रधानमंत्री के सामने, क्योंकि सरकार ने कल से ही आकलन करना शुरू कर दिया था कि जो नुकसान हुई थी उसका पूरा ब्यौरा रखा। बिल्कुल रौनक, ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उनका यही कहना है कि एक्स ग्रेशिया जो है 2 लाख रुपए का, जो भी लोगों की जिंदगी गई है इस तूफान के चलते, जितने भी राज्यों में ये तूफान आया है उनको दिया जाएगा। और 50,000 घायलों को दिया जाएगा जो भी इस तूफान के चलते घायल हुए हैं। जिन जिन राज्यों में ये ताउते तूफान ने कहर बरपाया है वहां पर 50,000 रुपए घायलों को दिया जाएगा और 2 लाख रुपए जिन लोगों की मृत्यु हुई है। रौनक, एक बड़ा ऐलान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बैठक के बाद मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने भी अपना आंकड़ा दिया होगा, आकलन दिया होगा कि किस तरीके से तबाही मचाई है इस ताउते तूफान ने। बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री ने त्वरित 1,000 करोड़ की नुकसान, 1 करोड़ 1,000
करोड़ का पैकेज जाहिर किया है और लिखा गया है कि पीएम अनाउंस फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ 1000 करोड़ फॉर इमीडिएट रिलीफ एक्टिविटी इन द स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से गुजरात को तुरंत 1000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई है। ये प्रेस नोट आ चुकी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर। 1000 करोड़ के पैकेज की गुजरात के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है और उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किस प्रकार से उसको दिया जाएगा। फिर से बता दूं कि प्रधानमंत्री ने बैठक करने के तुरंत बाद जो गुजरात का बाढ़ साइक्लोन प्रभावित जो लोग हैं और स्टेट जो है उसके लिए 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पैकेज की घोषणा की गई है ये सिर्फ गुजरात के लिए की गई है या और राज्यों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है? 1000 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, जो बताया गया है उसमें साफ लिखा है पीएम मोदी अंडरटेक एरिया सर्वे ऑफ साइक्लोन तालुका अफेक्टेड एरिया इन गुजरात, और उसके तहत लिखा गया है जी। जो तहसीलों में दौरा किया उसके बाद की प्रेस नोट है, मीटिंग के बाद की प्रेस नोट है, उसमें ये लिखा गया है स्टेट के लिए, सीधा लिखा गया है एक्टिविटी इन द स्टेट, यानी कि 1000 करोड़ रुपया जो है रिलीफ पैकेज गुजरात के लिए दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा, राहत पैकेज की घोषणा। केंद्र की तरफ से गुजरात को 1000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। समीक्षा बैठक के बाद राहत पैकेज की घोषणा की गई है। जो घायल हुए हैं इस ताउते तूफान के चलते उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें 2-2 लाख एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान, गुजरात के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि जो लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और उसके बाद उन्हें कोरोना हुआ है तो अब उन्हें ठीक होने के 3 महीने बाद दूसरी वैक्सीन लग सकेगी। इसके अलावा गाइडलाइंस में कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं, जैसे वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रफुल्ल, ये जो नई गाइडलाइंस आई है इसमें से 3 गाइडलाइंस हमने बताई हैं, और क्या कुछ है इन गाइडलाइंस में? देखिए, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मौजूदा हालात हैं और जो अभी साक्ष्य जमा हुए हैं, डेटा जमा हुआ है, उसके आधार पर कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें सबसे पहला ये था कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो उसके ठीक होने के 3 महीने बाद ही उसको वैक्सीनेशन किया जा सकता है, यानी उसका जो पहला टीकाकरण है या अगर वो संक्रमित हो चुका है पहले टीके के बाद तो दूसरा टीका जो है वो भी 3 महीने बाद लिया जाएगा। इसके अलावा जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं वो भी वैक्सीनेशन ले सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है किसी और बीमारी से, न सिर्फ कोरोना के अलावा किसी बीमारी से वो अस्पताल में एडमिट था, तो उसे 4 से 8 हफ्ते बाद कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ स्पष्ट की गई है कि अगर किसी ने प्लाज्मा किसी को चढ़ाया गया है इस दौरान, जो पिछले बीमारी में उसको चढ़ाया गया था, तो उसके लिए भी थोड़ा उसको इंतजार करना पड़ेगा और उसके 3 महीने बाद, यानी ठीक होने के, डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जा सकेगी। इसके अलावा अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है, या तो वो नेगेटिव आ जाए या फिर उसको 3 महीना उसके जा चुका हो ठीक होके। तो बहुत अहम रिकमेंडेशंस की गई हैं और ये रिकमेंडेशन जो है ये मौजूदा हालात और जो डेटा अभी तक इकट्ठा हुआ है उसके आधार पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल इस पूरी जानकारी के लिए। और देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई किए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों ने इस पर सफाई दी है। उनका कहना है कि जिन वेंटिलेटर्स की सप्लाई की गई वो बिल्कुल ठीक है। रखरखाव की जिम्मेदारी उस अस्पताल की होती है जहां इन्हें लगाया गया है। ये वेंटिलेटर जब पहले लाट महाराष्ट्र और गुजरात को गया है, वहाँ के डॉक्टर ने हमें ये सुझाव दिया कि वेंटिलेटर में और कुछ मोड्स ऐड करने को। ये मोड्स सॉफ्टवेयर की, वेंटिलेटर सॉफ्टवेयर से चलता है, तो सॉफ्टवेयर में हम नया मोड ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने वेंटिलेटर में नया मोड ऐड करके जो भी फीडबैक आया है पहली वेव के माध्यम से, कोविड के माध्यम से, सभी फीचर्स को हमने वेंटिलेटर में डाल चुके हैं। अब वेंटिलेटर का सॉफ्टवेयर फाइनल रिवीजन सभी वेंटिलेटर 29,200 वेंटिलेटर्स हैं, उनमें हमने चालू करवाया है। और जहां जहां भी वेंटिलेटर में
हमें री इंस्टॉल करने की या मदद करने की पूछ रहे हैं। वहां पे हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि फाइनल सॉफ्टवेयर वर्जन उसमें चल रहा है। वेंटिलेटर को जब खरीदा गया तो इसकी थरो तरीके से जांच की गई और आज भी मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ जो ये बात बोल रहे हैं उनके साथ एक आईसीयू वार्ड में जाने के लिए और पेशेंट पे इस वेंटिलेटर को लगाने के लिए और लगा कि ये दिखाने के लिए कि ये वेंटिलेटर पूरी तरीके से हर पेशेंट पे काम करता है, भले वो गंभीर पेशेंट हो या फिर वो एक ऐसा पेशेंट हो जो कि एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे हो। हर एक पेशेंट पे जो कि कोविड का पेशेंट है उस पर आप ये वेंटिलेटर पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल आइटम किसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रिक्योर करे, वो वहाँ रखे? क्या वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है या उस हेल्थ केयर सेंटर की जिम्मेदारी है? डिस्पोजेबल आइटम जितने भी होते हैं वेंटिलेटर के या किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट के, उसकी जिम्मेदारी एक हॉस्पिटल की होती है कि वो उसे स्टॉक करके रखे। अगर वो नहीं होगा तो वो डिवाइस आपके लिए ज़ीरो है, वो एक गाड़ी है बिना तेल के।